नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय में अपन न्याय का टॉपिक पढ़ रहे थे। न्याय में जॉन रॉल्स के न्याय को पढ़ेंगे आज। जॉन रॉल्स जिसे उदार समतावादी कहा जाता है। जॉन रॉल्स अपने सिलेबस में जब राजनीतिक विचारकों की यूनिट है दूसरी यूनिट है, उसमें राजनीतिक विचारकों में जॉन रॉल्स को भी दिया गया है। तो रॉल्स को अपन यहाँ भी पढ़ेंगे और जॉन रॉल्स को और भी डिटेल में अपन उस वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2015 के बाद 1970 के बाद में जो सिद्धांत आए हैं, जो जिसे अपन उत्तर व्यवहारवाद काल बोलते हैं, इस उत्तर व्यवहारवाद काल में जो नए नए सिद्धांत आए हैं, वहाँ से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। न केवल नेट JRF के एग्ज़ाम में, बल्कि स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की भी जो एग्ज़ाम होती है, उनमें भी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत या यूँ कहिए उदार समतावाद, समुदायवाद, बहुसंस्कृतिवाद जैसी जो नई विचारधाराएं आई हैं 1970 के बाद, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत को समझने के लिए अपन को कुछ बेसिक शब्दावलियाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्याय आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्वतंत्रता और समानता को अच्छे से समझा है। तो इसके लिए मैंने जो स्वतंत्रता समानता के वीडियोस डाले हैं वो देख लीजिएगा और भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। जॉन रॉल्स को और समझने के लिए अपने को कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक तो जॉन रॉल्स उदारवादी है, और उदारवादियों की विशेषता क्या है, किसे उदारवादी कहा जाएगा? तो मैंने बताया था कि उदारवाद और पूंजीवाद का समन्वय है। जैसे मार्क्सवाद और पूंजीवाद आपस में विरोधी हैं, जबकि उदारवाद और पूंजीवाद आपस में पूरक कहे जा सकते हैं। उदारवाद में व्यक्ति इंपॉर्टेंट माना गया है, व्यक्ति की सत्ता होती है। उदारवाद ये कहता है व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये व्यक्तिवाद नहीं है, ये ध्यान रखना। व्यक्तिवाद नहीं है उदारवाद, लेकिन व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मानता है। व्यक्ति में वह ये मान के चलता है कि विवेक होता है। विवेक का तात्पर्य है कि उसमें सोचने, समझने, निर्णय करने की क्षमता होती है। क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, इतना व्यक्ति में विवेक होता है। स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करता है उदारवाद। मनुष्य को साध्य मानता है और राज्य उसके लिए साधन है, कि व्यक्ति के ग्रोथ के लिए राज्य योजनाएं बना सकता है। तो राज्य साधन के रूप में है, साध्य मनुष्य है, व्यक्ति है। लेकिन उदारवाद व्यक्तिवाद नहीं है और अनुदारवाद का विरोधी भी नहीं है। अनुदारवाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन जो रूढ़ि परंपराओं को नहीं मानता है। ऐसा नहीं रूढ़ि परंपराओं को नहीं लेकिन वो एक बदलाव चाहता है। उदारवाद की जो परंपराएं हैं उनको मानता है। संकीर्ण बोल सकते हैं इसको, संकीर्ण उदारवाद बोल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि जॉन रॉल्स उदारवादी है, लेकिन उदारवादियों में नए कॉन्सेप्ट आया है उदार समतावाद। तो उदार समतावाद का प्रबल समर्थक है। ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है और आप 2012 RS प्री, 2013 स्कूल लेक्चरर, 2014 कॉलेज लेक्चरर, 2018 स्कूल लेक्चरर, RPSC के पेपर्स देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि 1970 के बाद का जो वेटेज है वो किस तरीके से परीक्षाओं में बढ़ने लग गया है। तो जॉन रॉल्स उदार समतावादी है। समतावाद एक तो समानता होता है, एक समता, ये मैंने वर्ड बताया था। समानता मतलब सबको समानता दे देना, सभी समान है, वो समानता है। समतावाद क्या कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाए और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। समाज का एक जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, यह है समतावाद। तो उदार समतावादी विचारक हैं जॉन रॉल्स। अपन बात करें इनकी, एडम स्मिथ, ड्वार्किन, ये उदार समतावादियों में आते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी है। आगे अपन देखते हैं। जॉन रॉल्स दो लोगों को फॉलो करता है अपने सिद्धांत में। एक तो जॉन लॉक, ये भी अपने सिलेबस में है, और दूसरा व्यक्ति है कांट, ये भी अपने सिलेबस में है।
तो यदि अभी समझ में आ जाए, आपने पहले कभी पढ़ा है तो यह समझ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरा प्रयास करूँगा। बाकी ये अपने सिलेबस में है, तो जहाँ पे अपन राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे, राज्य के सिद्धांत पढ़ेंगे, वहाँ भी इनको पढ़ा जाएगा। जॉन रॉल्स इन दो लोगों को फॉलो करता है, जॉन लॉक को, कांट को। जॉन लॉक ने राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? समझौतावादी सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। समझौतावादी सिद्धांत किस संबंध में दिया है? राज्य के संबंध में दिया है। यानी राज्य के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा अपन बात करेंगे यहाँ पर। कि वे उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन रॉल्स को। यानी उदारवाद का जनक है तो मूल में क्या रहेगा? व्यक्ति, और राज्य क्या रहेगा इसके लिए? साधन। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, क्योंकि उदारवाद का जनक माना जाता है जॉन लॉक को। और उदारवाद की विशेषता क्या है? व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। ये अपन ने समझा अभी। जॉन लॉक ये कहता है कि व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। ये 3 अधिकार बताता है जॉन रॉल्स। ये भी क्वेश्चन आता है, एक एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार, ये 3 जॉन लॉक अधिकार बताता है। अभी व्यक्ति के 3 अधिकार हैं और इनकी रक्षा का दायित्व किसका है? राज्य का। तो एक समझौता होता है व्यक्ति के बीच में, राज्य के बीच में, कि ये 3 अधिकार हैं, इनकी रक्षा करेगा राज्य। अगर राज्य इनकी रक्षा नहीं कर पाता है तो जनता इस शासक को, जो राज्य का राजा है, इसको हटा देगी और इसकी जगह पर दूसरे राजा को नियुक्त कर देगी। तो वर्तमान में अपन देखें तो ये सिद्धांत तो खैर ये काल्पनिक है, लेकिन वर्तमान में यदि व्यवस्था को देखें अपन तो यही व्यवस्था है कि संविधान के आधार पर सरकार चलेगी। तो संवैधानिक सरकार की स्थापना का जनक जॉन लॉक को ही माना जाता है कि संविधान के आधार पर सरकार चलती है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि अपने को अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, और इनकी पालना कौन करवा रहा है? राज्य। बात को समझने की कोशिश करना, मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ ताकि जॉन रॉल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि होता ये है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी जॉन रॉल्स अपने को समझ में नहीं आता है, या अपन रटाफिकेशन पे काम कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन तो करके आ जाते हैं, लेकिन जब यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको हमेशा के लिए जॉन रॉल्स याद नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि व्यक्ति की रक्षा के लिए संविधान के आधार पर कार्य करता है राज्य, और यदि संविधान के आधार पर राज्य की सरकार काम नहीं करती है तो क्या किया जाता है? सरकार को हटा दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा भंग कर दी जाती है, राष्ट्रपति यदि नहीं करता है तो महाभियोग ले आया जाता है। तो व्यक्ति के लिए कार्य करता है, तो ये मानता है जॉन रॉल्स। तो एक तो समझौतावादी सिद्धांत को, दूसरा ये मानता है कांट को। कांट के बारे में ये कहता है, कांट का एक कोटेशन है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, या व्यक्ति का विवेक अपने आप में साध्य है। तो व्यक्ति अपने आप में साध्य है, इसका क्या मतलब है कांट के इस कथन का? कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, व्यक्ति में इतना विवेक है कि वह ये समझता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो कांट के नैतिक जो नियम देता है कांट, उसमें ये कहता है कि विवेक व्यक्ति में रहता है, व्यक्ति अपने आप में साध्य है, वह ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे देखेंगे अपन के जॉन रॉल्स कैसे इस चीज़ को अप्लाई करता है। अब ये 2 सिद्धांत मान लिए जॉन रॉल्स ने, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आए तो वापस रिवाइज कर लेना, इसको समझने की कोशिश करना कि ये 2 सिद्धांत हैं, ये समझ में आएंगे क्योंकि ये बेस हैं जॉन रॉल्स के सिद्धांत के। अगर ये समझ में आ गए कि किस तरीके से वो जॉन लॉक के सिद्धांत को अप्लाई करता है और कैसे वो कांट के सिद्धांत को अप्लाई करेगा, अब अपन देखते हैं आगे। एक अपने को समझना पड़ेगा जॉन रॉल्स में अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा
अज्ञान का पर्दा क्या होता है? जॉन रॉल्स ये मानता है कि व्यक्ति में विवेक है, जो कहाँ से लिया है? कांट से, कि व्यक्ति में जन्मजात विवेक है, व्यक्ति एक विवेकी प्राणी है, वही जानता है क्या सही है क्या गलत है। और अज्ञान के पर्दे में यह कहता है कि व्यक्ति परस्पर अनासक्त है, या अनासक्ति का तात्पर्य है कि वह अपनी योग्यता, क्षमता, इन किसी भी चीज़ को नहीं जानता है, वो अनासक्त है। व्यक्ति में विवेक है और वह अनासक्त है अपने आप में। तो और अब अनासक्ति कैसे हो सकती है भाई? अपने को एक अपन प्रैक्टिकल बात करें, व्यवहारिक बात करें, तो किसी चीज़ से अपनी अनासक्ति नहीं हो सकती है। अगर अपन कहीं कोई काम कर रहे हैं तो पैसे अपन लेंगे उससे, अपन अपना काम करेंगे, अपना जीवन चलाएंगे। अपने को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 मिलेंगे तो अपन 5,000 के काम को छोड़ के वहाँ चले जाएंगे। ये छोड़िए, अगर 1,000 रुपये भी कहीं ज़्यादा मिल रहे हैं तो अपन उस काम को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। तो अनासक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन तो अनासक्ति नहीं हो सकती है। तो जॉन रॉल्स ये कहता है कि ये अज्ञान का पर्दा है। इसे व्यक्ति ये मान ले कि मुझे अज्ञान है, मुझे नहीं पता है कि मुझे 6,000 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं, बस मान लिया उसने। तो व्यक्ति को मानना पड़ेगा जॉन रॉल्स के सिद्धांत में कि एक तो व्यक्ति में विवेक है और दूसरा वह परस्पर अनासक्ति रखता है, वह किसी दूसरे के हक को छीन करके नहीं खाएगा। मान ले, ठीक है। तो ये काल्पनिक अवधारणा है ज्ञान का पर्दा, जिसमें परस्पर अनासक्ति रहती है और व्यक्ति विवेकी प्राणी है। ये जो स्थिति है ज्ञान के पर्दे के पीछे जो स्थिति मान रखी है, इसे जॉन रॉल्स कहता है मूल स्थिति। इसे जॉन रॉल्स मूल स्थिति नाम देता है। ये व्यक्ति की मूल स्थिति है, जिसमें व्यक्ति में विवेक तो है लेकिन परस्पर अनासक्ति है, एक दूसरे के प्रति अनासक्ति रखता है, किसी दूसरे के हक का छीन करके खाने की भावना मनुष्य में नहीं है। अब यहाँ देखिए, जॉन लॉक भी सद्गुण मानता है व्यक्ति में, कि व्यक्ति में विवेक है और व्यक्ति क्या है? एक सद्गुणी प्राणी है। और यहाँ पर जॉन रॉल्स भी क्या मान रहा है कि इसकी जो मूल स्थिति है उसमें व्यक्ति क्या है? विवेकी प्राणी है, वह किसी दूसरे की चीज़ को छीन करके खाने में विश्वास नहीं करता है, दूसरे के हक को नहीं खाएगा। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन चलते हैं जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत पर। उदारवाद को अपन ने समझा है। जॉन रॉल्स की बुक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, 1971 में आती है। जॉन रॉल्स ने न्याय के ऊपर कार्य करना 1950 से शुरू कर दिया था। छोटे छोटे आर्टिकल्स अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आने लग गए थे। 20 साल के वर्क के बाद उसने अपनी एक बुक निकाली, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, जब से मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना का वीडियो बनाया है या स्वतंत्रता समानता का वीडियो बनाया है, तब से अपन न्याय को पढ़ रहे हैं। न्याय, सामाजिक न्याय क्या है कि समाज में एक भी वर्ग पिछड़ा हुआ नहीं हो। अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। ये क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत, ये बुक जॉन रॉल्स निकाली 1971 में। अब देखिए, मैंने कहा उदारवाद और पूंजीवाद का समन्वय है, बहुत ही बढ़िया समन्वय है। ये दोनों अलग नहीं होते हैं। जब औद्योगिक क्रांति बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रही थी और औद्योगिक क्रांति में जब लेबर्स का शोषण होने लग गया, एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया लेबर क्लास का, तब कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आता है और मार्क्स एक नारा देता है कि मजदूरों एक हो जाओ। और पूंजीपतियों के विरुद्ध जगह जगह पे आंदोलन होने लग जाते हैं। कार्ल मार्क्स को पकड़ने के लिए सरकारें भी प्रयास करती हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी से भाग करके अमेरिका चला जाता है। तो पूरे विश्व में बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बिना मजदूरों के चल नहीं पा रही थी। मजदूर लोग आंदोलन कर रहे थे कि उनका मानना था कि 8 घंटे की ड्यूटी की जगह हमारे से 12 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है। तब उदारवाद ने अपना रूप बदला और पूंजीपतियों ने कल्याणकारी कार्य करने भी चालू कर दिए। कल्याणकारी कार्यों का मतलब है कि मजदूरों से 8 घंटे कार्य करवाया जाने लगा, मजदूरों को छुट्टी भी दी जाने लगी, मजदूरों को बीमा जैसी सुविधाएं, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दी जाने लगी, उनको बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें दी जाने लगी, जिससे पूंजीपतियों के प्रति मजदूरों का भी विचार बदला और वे लोग भी पूंजीपतियों के जो अगेंस्ट थे उससे विरोधिता के भाव को छोड़ दिया उन्होंने।
अब उस समय उदारवाद ने जैसे अपना रूप बदला, तो इस समय उपयोगितावाद आता है। ये सब कोरिलेट की हुई चीज़ें, आपस में मिली हुई चीज़ें हैं। अगर इनको अपन कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो अपने को बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखिए, उपयोगितावाद नाम सुना होगा आपने उपयोगितावाद का। उपयोगितावाद का सिद्धांत बेंथम और मील ने दिया था। बेंथम उपयोगितावादी है, मील उपयोगितावादी है। इनकी उपयोगितावाद में एक कोटेशन आती है। उपयोगितावाद क्या कहता है कि राज्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। यानी राज्य कोई भी योजना बनाए तो ऐसी योजना बनाए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को लाभ हो। अब जॉन रॉल्स उपयोगितावाद का विरोध करता है। फॉलो तो किसने किया, किस किस को किया? जॉन रॉल्स ने जॉन लॉक को और कांट को फॉलो किया। और जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का विरोध किया। किस तरीके से विरोध किया? जॉन रॉल्स ये कहता है कि हो सकता है कि राज्य ऐसी योजना बना दे जिससे अधिकतम व्यक्तियों का लाभ तो हो जाएगा, लेकिन अधिकतम का मतलब हो गया, मान लीजिए 80% लोगों का लाभ हो गया, अब ये 20% है, इनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना, तो इनको भी लाभ होना चाहिए, इनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कहना है किसका? जॉन रॉल्स का। ये कहना है रॉल्स का, सॉरी ये लोग नहीं है, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स उपयोगितावाद के अगेंस्ट में ये सिद्धांत देता है, जो न्याय का सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं, कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ नहीं, सभी व्यक्तियों को। ये जो 20% है इनके साथ तो न्याय हो गया। हो सकता है 80% लोग ये चाहें कि ये जो 20% लोग हैं इनको दास बना दो, जैसा अरस्तु चाहता था, तो ये लोग तो दास बन जाएंगे, तो इनके साथ तो न्याय हो गया ना। तो न्याय कहाँ पर स्थापित हुआ? अब जॉन रॉल्स अपना सिद्धांत देता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जॉन रॉल्स के। जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय की स्थापना करता है, इसलिए वह प्रारंभ में स्पष्ट करता है कि स्वतंत्र राज्य समझौते से बना है। मानना पड़ेगा कि राज्य कैसे बना है? समझौते से बना हुआ राज्य। किससे लिया है समझौतावादी सिद्धांत? जॉन लॉक से। और समझौता विवेक से उत्पन्न होता है, यानी ये मान करके चल रहा है व्यक्ति में विवेक है, उसमें ये समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, और ये विवेक अज्ञान का आवरण स्थापित करता है। अज्ञान का आवरण मतलब उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा कि व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरे का भला चाहता है, ऐसा मान करके चल रहा है जॉन रॉल्स। व्यक्ति में सद्गुण होता है, वह ये मानता है कि मैं किसी दूसरे के हक का नहीं खाऊंगा। तो अज्ञान का आवरण स्थापित करता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति चाहते हुए भी स्वार्थी नहीं होता है, चाहकर भी स्वार्थी नहीं होगा। इसलिए रॉल्स समानता के अधिकार की बजाय स्वतंत्रता के अधिकार को महत्वपूर्ण मानता है और उसी में समानता को निहित मानता है। इसके लिए दो सिद्धांतों के विकल्प प्रस्तुत करता है। चीज़ को समझना, रॉल्स समानता के अधिकार की बजाय किसको मान रहा है? स्वतंत्रता की। एक अभी समानता स्थापित नहीं है, एक वर्ग को ज़्यादा लाभ हो रहा है, एक वर्ग को कम लाभ हो रहा है, समानता कहाँ है? तो जिस वर्ग को कम लाभ हो रहा है उसको क्या दी जाए? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता जब उस वर्ग को दे दी जाएगी तो समानता खुद ही आ जाएगी। यही जॉन रॉल्स मानता है कि समानता के अधिकार की बजाय स्वतंत्रता के अधिकार को महत्वपूर्ण मानता है, और इसी समानता को, समानता में क्या निहित हो जाएगी? स्वतंत्रता निहित हो जाएगी। इसी स्वतंत्रता में समानता निहित हो जाएगी। जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो स्वयं खुद ब खुद क्या आ जाएगी? समानता आ जाएगी। इसके लिए दो सिद्धांत देता है। कौन कौन से देता है दो सिद्धांत? अब देखिए, अपने समानता में पढ़ा है। एक तो है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि सबसे पहले देखो, इसको और आसान से समझना हो ना, देखो मैं इसको और थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करता हूँ कि अब क्या कहेगा जॉन रॉल्स। ऊपर वही बातें आई हैं, दो लाइन में वो बातें हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो अपने को रटनी नहीं पड़ेंगी। जब अपन ने जॉन लॉक और कांट के सिद्धांत को समझ लिया तो ये लाइन पढ़ते ही समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है? तो यदि समझ में नहीं आई हो तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वापस इसको बैक कीजिए और रिवाइज करके इसको एक बार सुनिए, समझिए। जॉन लॉक और कांट को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी केवल दो लाइन में इसने अपनी बात कही है, अज्ञान के पर्दे की बात कही है, समझौतावादी सिद्धांत की बात की है, विवेक को माना है, केवल दो बातें, लेकिन वो समझ में आएगी हमेशा के लिए अगर जॉन लॉक कांट समझ में आ गया। आइए आगे। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या कहेगा। जॉन रॉल्स दो सिद्धांत देता है कि अब कैसे समानता लाई जाएगी। तो सबसे पहले तो वो ये कहता है
समान स्वतंत्रता का सिद्धांत पहले पॉइंट में देगा, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। देखो सिंपली जॉन रॉल्स क्या कहना चाह रहा है, सिंपली वो ये कहना चाह रहा है कि एक घर में मान लीजिए 7-8 भाई हैं, 8 भाई हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे आज के युग में, लेकिन मान लीजिए आप कि एक घर में 8 भाई रहते हैं। 8 भाइयों में सबकी स्थिति तो एक सी हो नहीं सकती है। तो मान लीजिए 5 भाई तो बहुत सक्षम है और 3 भाई ऐसे हैं जो इकोनॉमिक रूप से असक्षम है, थोड़े कम, ठीक है, पिछड़े हुए हैं ऐसे समझ लीजिए। तो और ये 5 ही बहुत सक्षम है, बहुत बढ़िया नौकरी पे IAS RS हैं, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज प्रोफेसर हैं। ये 3 भाई हैं, ये थोड़े से वीक हैं। तो इन 5 का दायित्व तो बनता है कि ये 3 को भी आगे लेकर के आए, समाज की मुख्य धारा में लाएं। अब ऐसा मान लीजिए कि ये समाज है और समाज में कुछ लोग बिछड़े हुए हैं। अब इनका दायित्व तो बनता है कि ये इन बिछड़े हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाएं, ठीक है। तो कैसे लाया जाएगा, यही सिद्धांत देता है जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स का पहला सिद्धांत है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसमें वो ये कहता है कि सबको समानता दी जाए, पहली बार में तो सबको समान स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सबको क्या दे दी जाए, समान स्वतंत्रता, कि कोई चाहे पिछड़ा हुआ है चाहे पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको सबको समान स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, अपने आप ही विकास करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो जॉन रॉल्स ये कहता है कि इससे इनको कर्तव्य बोध होगा, इनको पता तो चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है। तो पहले कर्तव्य बोध के लिए सबको समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये कहना है जॉन रॉल्स का पहले सिद्धांत में। तो दूसरा सिद्धांत वो कहता है विषमता का। विषमता के सिद्धांत में वो ये कहता है कि समाज में विषमता है। अब जो हीनतम व्यक्ति है उसको लाभ दिया जाए, या तो उसने ग्रोथ कर ली होगी, या जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, जो हीनतम है सबसे ज़्यादा, उसको लाभ दिया जाए। दूसरे में पहला पॉइंट तो समान स्वतंत्रता का हो गया, दूसरा है विषमता का सिद्धांत। इसमें सबसे हीनतम व्यक्ति को पहले लाभ दिया जाए और सबसे कम लाभान्वित के लिए लाभकारी हो दो। अब देखो समझ में आएगा आपको। पहला पॉइंट है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें क्या किया जा रहा है, समाज के सभी लोगों को व्यापक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करना। सबको व्यापक स्वतंत्रता दे दी गई, ठीक है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया गया, कोई आरक्षण जैसी चीज़ यहाँ नहीं दी गई। अब ये कहता है कि क्यों नहीं दी गई, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल परिवार का देकर के आपको समझाया है कि 3 भाई यदि पिछड़े हुए हैं तो एक बार तो सब समान है, सबको कमाना पड़ेगा। कारण क्या है कि उनको भी कर्तव्य बोध करवाना आवश्यक है। दूसरे सिद्धांत में देखो, सामाजिक आर्थिक विषमता, इस प्रकार भेदमूलक सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक विषमता आ गई। अब कैसे भी समाज में क्या हो गया कि जब सबको समानता दे दी तो कुछ वर्ग ने तो अपनी ग्रोथ कर ली, कुछ ने ग्रोथ नहीं कर पाया, तो इसमें विषमता व्याप्त हो गई। अब क्या किया जाएगा, भेदमूलक सिद्धांत को अप्लाई किया जाएगा। इसमें जो वर्ग पिछड़ गया है, जो हीनतम स्थिति में है, उसको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। जो हीनतम स्थिति में है उसको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। अब इस जो दूसरा सिद्धांत है, इसमें एक तो आ गया व्यक्ति को अधिकतम लाभ और हीनतम व्यक्ति वाले को। दूसरा है ये विषमताएं उन पद और स्थितियों के साथ जुड़ी हैं जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। इसका मतलब है अवसर की उचित समानता। अब आप जाइए वहाँ समानता वाले सिद्धांत में, वहाँ 3 प्रकार पढ़े थे अपन ने, उसमें तीसरा प्रकार है अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है कि तर्क संगत भेदभाव किया जाएगा। यहाँ पर तर्क संगत भेदभाव किया जाएगा। एक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। भले ही अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का कहता है कि अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सबके साथ में समानता होगी, समानता का सिद्धांत लागू करता है, लेकिन अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि भेदभाव किया जाएगा। किस आधार पर, कि तर्क संगत आधार पर भेदभाव किया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। वो किसकी स्थापना कर रहे हैं, अवसर की उचित समानता की स्थापना कर रहे हैं। फिर इसमें जो दूसरा, ये जो पहला सिद्धांत है, इससे ज़्यादा वरीयता है दूसरे को, कि पहले को लागू करने के पहले दूसरे को लागू किया जाएगा।
इस पहले सिद्धांत को लागू करने के पहले दूसरे सिद्धांत को लागू किया जाएगा। दूसरे में भी जो क सिद्धांत है उसको लागू करने के पहले ख सिद्धांत को लागू किया जाएगा। ये वरीयता का क्रम है, पहले के पहले दूसरा सिद्धांत और दूसरे में भी क के पहले ख का सिद्धांत, ये इसकी वरीयता है। तो इन सिद्धांतों को एक पूर्वता क्रम में रखा गया है। सिद्धांत ए को 2 से प्राथमिकता है और जो ख है इसको क से प्राथमिकता है। ये जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। अब ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद, इतना सिद्धांत लागू हो गया, ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी खुली बाजार जो अर्थव्यवस्था है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अर्थव्यवस्था यानी जिसमें योग्यता होगी वो आगे आ जाएगा। एक बार सबको आरक्षण दे दिया, अब इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जिसमें योग्यता होगी वो स्वयं आगे आ जाएगा। कार्य कुशलता के मानदंड को लागू किया जा सकता है, जिसमें कार्य कुशलता होगी वो अपने आप आगे आ जाएगा। अब रॉल्स के आलोचक आरोप लगाते हैं कि इसने कुछ शर्तों के साथ पूंजीवादी व्यवस्था को कायम रखने का न्याय संगत आधार ढूंढ लिया। वैसा क्यों है? देखो, जॉन रॉल्स अब न्याय, पिछला वीडियो जो न्याय का बनाया था उसमें न्याय के 2 प्रकार बताए मैंने, एक प्रक्रियात्मक न्याय और एक तात्विक न्याय। जॉन रॉल्स जो अवसर की समानता की बात करता है तात्विक न्याय की बात है, लेकिन जो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत देता है वो प्रक्रियात्मक न्याय है। और जॉन रॉल्स मूलतः प्रक्रियात्मक न्यायवादी है, प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन कर रहा है। वह पूंजीपतियों के लिए ही सिद्धांत बनाता है, लेकिन तात्विक न्याय का उसने ऐसा सामंजस्य स्थापित कर दिया जिसको मतलब हर देश ने अपना लिया है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्रियात्मक न्यायवादी, ये भी ध्यान रखने की बात है, जॉन रॉल्स तात्विक न्यायवादी नहीं है, प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन कर रहा है। लेकिन तात्विक न्याय को, क्योंकि अंत में वो यही तो कह रहा है कि सबको समान स्वतंत्रता दे दो, सबको समान स्वतंत्रता देने की बात कर रहा है। लेकिन एक बार तो ऐसा मौका मिलना चाहिए कि एक पिछड़ा हुआ वर्ग भी, हीनतम लक्षित व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा में आ पाए, वह भी अपना विकास कर सके। ये जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है, सिद्धांत को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एक बार यदि आपने किताब में से पढ़ लिया, किसी भी बुक में से अच्छे से पढ़ लिया, तो ये अब क्लियर हो जाएगा आपका, यदि पहले किसी का क्लियर नहीं हुआ है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।